मैं रेडियो कार में टेरिस महल से बाहर निकला। तहजीब बराबर वाली सीट मौजूद थी। मैंने तहजीब से कहा, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं महज एक मौहूम इम्कान के पेश नज़र वहाँ जा रहा हूँ। शायद कोई गैर अहम सा आदमी इस फहरिस्त में शामिल होने से रह गया हो और वो डेविड रेयान की निशानदही कर सके। तहजीब ने कहा, तुम रात भर के जागे हुए हो अली, ये काम तुम किसी और से भी ले सकते थे, तुम्हारा खुद जाना तो जरूरी नहीं था। मैंने कहा, मेरे साथ तुम्हारी मौजूदगी जरूरी थी तहजीब, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। मेरा मतलब है मेरी और निकिता की आंख उसी होटल में खुली थी। होटल के स्टाफ ने हमें देखा होगा। अब तुम मेरे साथ जाओगी तो यही समझा जाएगा कि हम दोनों वही हैं जो वहां ठहरे थे। अगर मोशे हावर्ड का कोई शख्स वहां हुआ तो तुम्हें निकिता ही समझेगा और जबान खोल देगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका इम्कान बहुत कम है, लेकिन एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। होटल पहुंचने के बाद मैंने निचली मंजिल में वाक़े रेस्तरां का रुख किया, जहां उस वक्त चंद ही मेजें आबाद थीं। मैंने बैठने से कबल उन अफराद पर एक उचटती हुई सी नजर डाली। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो रैंडल से मुतल्लिक मालूम होता। वैसे भी उसके तमाम एजेंट तो गिरफ्तार किए जा चुके थे। तहजीब ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ आकर हमने वक्त ही ज़ाया किया है। मैंने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता तहजीब। रैंडल बेहद चालाक और इंतहाई मोहतात शख्स है। मेरे मामले में चोट खाने के बाद तो वो अपने साए तक से भड़कने लगेगा। वेटर आया तो मैंने अपने और तहजीब के लिए नाश्ता मंगवा लिया। मैंने अधूरा नाश्ता किया था और तहजीब को नाश्ता करने का मौका ही नहीं मिला था। नाश्ते के दौरान मैंने तहजीब से कहा, ली क्वान तो गोइटे हिल के साहिल पर कहीं उतर गया था और मेरे ख्याल में जहां उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। फिर तुम मुझसे राब्ता कहाँ कायम करती? तहजीब ने कहा, ली क्वान ने इसका एक खास तरीका बताया था और खास तौर पर ताकीद की थी कि वो तरीका तुम्हारे इल्म में न आने पाए। मैंने कहा, उसने मना किया है तो मैं इसरार नहीं करूंगा, इसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। तहजीब ने कहा, डेविड रेयान के मिलने के इम्कानात तो बहुत कम हैं, वो न मिला तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, काम मुश्किल हो जाएगा तहजीब। मालूम नहीं उसके बाद कौन ऐसा शख्स होगा जो मुझे मालूमात फराहम कर सके। मैंने कहा, मेरे ख्याल में वो 9 अफराद बहुत अहम हैं जो यहाँ मौजूद शहरियों की हैसियत में रह रहे हैं। तहजीब बोली, ये वो लोग हैं जो दरअसल मोसाद के लिए काम करते हैं और उनसे काम की मालूमात नहीं हासिल की जा सकती, इसलिए कि उन्हें खुद ही कुछ मालूम नहीं होता। मैंने कहा, काम मुश्किल हो जाएगा तहजीब। मालूम नहीं उसके बाद कौन ऐसा शख्स होगा जो मुझे मालूमात फराहम कर सके। तहजीब ने कहा, मेरे ख्याल में वो 9 अफराद बहुत अहम हैं जो यहाँ मौजूद शहरियों की हैसियत में रह रहे हैं। मैंने कहा, ये वो लोग हैं जो दरअसल मोसाद के लिए काम करते हैं और उनसे काम की मालूमात हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए कि उन्हें खुद ही कुछ मालूम नहीं होता। तहजीब ने हैरत से कहा, मोसाद के लिए काम करते हैं? उनकी फहरिस्त तो डेविड रेयान ने फराहम की थी और वो खुद एगलर का आदमी है। मैंने कहा, हर यहूदी तंजीम की पुश्त पर मोसाद होती है तहजीब। ये यहूदियों का मनहूस तरीन इदारा है। उन्होंने रेंडल में कुछ सलाहियतें देखी तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हर किस्म की सहूलतें फराहम की, और जिस किस्म के 9 अफराद जहां गिरफ्तार हुए हैं उस किस्म के लोग तो दरअसल परवरिश किए जाते हैं। किसी को ब्लैकमेल करके और किसी को खरीद कर उनकी खिदमात हासिल कर ली जाती हैं और अहम मौके पर ही उनसे कोई काम लिया जाता है। तहजीब ने हैरत से कहा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि एगलर मोसाद की ज़ैली तंजीम है? मैं मुस्कुरा दिया, कहा, खुद ब खुद मालूम हो गई। क्या ये जरूरी है कि हर बात उसी वक्त मालूम हो जब कोई बताए? मैंने इस बात का अंदाजा बहुत पहले लगा लिया था कि रैंडल को मोसाद की आशीर्वाद हासिल है, और अब तो मुझे यकीन आ गया है कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था। रैंडल में इतनी अहमियत नहीं हो सकती कि वो मोसाद की मर्जी के बगैर इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म तंजीम कायम कर सके। नाश्ता खत्म हो चुका था। मैंने वेटर से बिल लाने को कहा और तहजीब से बोला, वापस जाने से कबल हम होटल का एक चक्कर लगाएंगे। तहजीब बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी अली। वैसे इस मटर गश्ती से बेहतर ये था कि तुम किसी और एजेंट पर तबाज़माई कर लेते। मैंने कोई जवाब न दिया। जवाब देता भी तो क्या देता, मैं तो खुद बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला था। मुझे एहसास भी था कि जजीरे मर्ग की तबाही और कोयटा हिल में एगलर के एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद मेरे लिए खतरात में बेहद इजाफा हो गया था। वो लोग आतिश इंतकाम बुझाने के लिए मुझे सरे राह शूट भी कर सकते थे, लेकिन मुझे उनकी कोई खास परवाह नहीं थी। कहीं न कहीं तो इस खेल का इख्तिताम होना ही था। वेटर बिल लेकर आया और उसने खास अंदाज से बिल मेरे सामने रखा। मैंने बिल को बड़े गौर से देखा। उस पर अलहदा से अंग्रेजी हुरूफ में टाइप किया गया था 23 सिविल लाइन्स DR। बिल अदा करने के बाद मैंने तहजीब को उठने का इशारा किया और वो मेरे साथ चल पड़ी। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रहा था। तहजीब ने कहा, बेहतर यही है कि हम वापस चलें, इस तरह वक्त ज़ाया होने से बचेगा। मैंने कहा, हाँ। अब अगर हम होटल का चक्कर लगाते, 2-4 लोगों से सवाल जवाब करते तो ये वक्त ज़ाया करने के ही मुतरादिफ होता। मैंने कार स्टार्ट कर दी।
तहजीब ने चौंक कर कहा, अब से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या पहले मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, पहले तुम फारसी बोल रही थी ना, और फारसी मेरी समझ में नहीं आती। अचानक रेडियो ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ अली, जनरल टेरिस घबराई हुई आवाज में कह रहा था। हमारे बहरी बेड़े पर फजाई हमला कर दिया गया है। मैं गुर्राया, तफसील से बताओ जनरल, हमला कब हुआ और कहाँ हुआ और किसने किया? वो बोला, बेड़े पर हमला करने वाले तैयारे शीगोराय से उड़े हैं, मगर वो बेड़े पर हमला करने में कामयाब नहीं हो सके। फजाइया ने उन्हें संभाल लिया है। ये मार्का गोइटे हिल के साहिल से कोई 50 मील दूर खुले समंदर के ऊपर हो रहा है। मैंने दांत पीस कर कहा, शीगोराय, ये हमारे लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है जनरल। जनरल बोला, उनके तैयारे हमसे बेहतर हैं अली, ताहम हौसले हमारे हवाबाजों के बुलंद हैं। मैंने कहा, तैयारा शिकन मिसाइल इस्तेमाल करो जनरल, एक तैयारा भी बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम उसकी परवाह मत करो अली, मिसाइल इस्तेमाल करने में पहल हम नहीं करेंगे। इस तरह बात बढ़ जाने का खतरा है। यहूदियों का क्या बिगड़ेगा? गोइटे हिल और शीगोराय के माबैन जंग छिड़ जाएगी, नुकसान किसका होगा? मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जनरल टेरिस ने बड़े पते की बात कही थी। रेंडल ने अपने असर रसूख से शीगोराय के हुक्मरान जनरल बिल को गोइटे हिल के बहरी बेड़े पर हमला करने के लिए आमादा कर लिया होगा। यह भी मुमकिन था कि उसका असर रसूख तो न हो, मगर उसने जनरल बिल को कोई ऐसी पट्टी पढ़ाई हो कि उसकी बातों में आकर वो हमला करने पर आमादा हो गया हो। अब अगर गोइटे हिल की जानिब से बड़े पैमाने पर इसका जवाब दिया जाता तो बात बढ़ जाती। जंग में दोनों मुल्कों का नुकसान होता। गोइटे हिल मुसलमानों का हामी था, जबकि शीगोराय की हुकूमत यहूदी मफादात की हामी थी। गोया इसमें यहूदियों का नुकसान भी था, मगर यहूदियों के नुकसान की हकीकत ही क्या थी? इसराइल की पुश्त पर तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें थीं। अगर एक शीगोराय को नुकसान पहुंच जाता तो उससे इसराइल की सेहत पर क्या असर पड़ता? अलबत्ता मुस्लिम दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचता। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे तुमसे इत्तेफाक है जनरल, और अब ये मामला मैं तुम पर छोड़ता हूँ, जिस तरह चाहो इनसे निपटो। जनरल ने कहा, शुक्रिया अली, इस मामले से तो खैर मैं निमट ही लूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैंने कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा जनरल। डेविड रियान का सुराग मिल गया है, तुम जरा बर्ड से मेरी बात करवा दो। डेविड रियान के सुराग के हवाले पर तहजीब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसे अभी तक कुछ मालूम नहीं था, मगर उसने गुफ्तगू के दौरान मुझे टोका नहीं। मैंने बट से कहा, मैं और तहजीब सिविल लाइंस की कोठी नंबर 23 में दाखिल होंगे। तुम्हें दूर रहकर निगरानी करनी होगी और एक ग्रे कलर की कार पर खास तौर से निगाह रखनी होगी। तुम कितनी देर में वहां पहुंच जाओगे? बर्ड ने मुस्तैदी से कहा, ज्यादा से ज्यादा घंटा लगेगा चीफ। मुझे सिर्फ निगरानी ही करनी होगी ना? मैंने कहा, जरूरत पड़ने पर तुम दखल अंदाजी भी कर सकते हो, मगर तुम इससे हत्तुल इम्कान गुरेज करने की कोशिश करोगे। दखल अंदाजी सिर्फ उस सूरत में करना जब ऐसा करना नागुज़ीर हो जाए। बर्ड बोला, ठीक है चीफ, मैं समझ गया। आधे घंटे के अंदर पहुंच रहा हूं, फिर तुम बेफिक्र होकर कोठी में दाखिल हो सकते हो। राब्ता मुनक़ता होते ही तहजीब ने सवाल किया, सिविल लाइंस की 23 नंबर कोठी और ग्रे कलर की कार कहाँ से दरमियान में आ गई? मैंने कहा, ग्रे कलर की कार शुरू से ही हमारे ताक़ुब में है और रेस्तरां में मुझे डेविड रियान का एड्रेस मिला था। तहजीब ने हैरत से कहा, रेस्तरां में? वहां तो मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने तहजीब को बिल पर अलहदा से टाइप किए हुए पैगाम के बारे में बताया। जाहिर है DR से डेविड रियान ही बनता है। तहजीब ने कहा, गोया तुम्हें जो फहरिस्त फराहम की गई थी वो तमाम एजेंट्स की नहीं थी। मैंने तवील सांस लेकर कहा, बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, हकीकत का इल्म तो बाद में ही हो सकेगा। तहजीब बोली, ये कोई जाल भी तो हो सकता है अली, आंखें बंद करके वहां जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि। मैंने कहा, जाल हो सकता है मत कहो तहजीब, ये कहो कि ये एक जाल ही है। डेविड रियान की मालूमात के जरिए के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये बात तय है कि उसके इल्म में सब कुछ आ चुका है, लिहाजा अब वो होटल का रुख तो करेगा नहीं। इसके अलावा एक बात ये भी है कि गोइटे हिल भी एगलर के ठिकानों से वाकिफ नहीं। डेविड रियान ने हमें एक पता फराहम तो किया था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पीछे कौन सा जज्बा कार फरमा है। ये तो हरगिज भी नहीं माना जा सकता कि वो वहां मेरा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होगा। अव्वल तो उन्हें तवक्को ही नहीं होगी कि मैं वहां पहुंचूंगा। उन्हें यकीन होगा कि वहां छापा पड़ेगा, और अगर वहां छापा पड़ा तो अंदाजा करो मेरी पोजीशन क्या होगी। अगर उनके जहनों में मेरी तरफ से थोड़ा सा भी शक व शुबा बाकी है तो भी दूर हो जाएगा। तहजीब ने तशवीश से कहा, तुम एक खतरनाक कदम उठा रहे हो अली, सब कुछ जानते हुए भी तुम फंसने के लिए वहां जा रहे हो। मैंने कहा, मुझे वहां जाना होगा तहजीब, अगर मैं न गया तो इसका मतलब भी यही होगा कि मोशे हावर्ड की तंजीम को मैंने ही नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा अपनी पोजीशन साफ करने के लिए मैंने ये खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया है। मैंने कार की रफ्तार सुस्त रखी थी और सिविल लाइंस पहुंचने के लिए निस्बतन तवील रास्ता इख्तियार किया था।
ताकि बर्ड हम से कबल वहां पहुंचकर पोजीशन संभाल ले। शहर का फैशनेबल रिहायशी इलाका होने के बाद सिविल लाइंस में सन्नाटा था। साइड स्ट्रीट पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ताकुब करने वाली कार भी काफी पीछे रह गई थी। 23 नंबर बंगले के करीब महकमा टेलीफोन का एक लाइनमैन पोल पर चढ़ा काम में मसरूफ था। मैंने 23 नंबर बंगले के सामने कार रोक दी और मैं और तहजीब कार से उतर आए। तहजीब ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, बर्ड का तो कहीं पता नहीं है। मैंने हंसकर कहा, अक्सर उसका कहीं पता नहीं चलता, मगर वो अपना काम कर जाता है। मैंने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबाया। घंटी बजने की हल्की सी आवाज तो आई, मगर घंटी बजाने का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तहजीब ने कहा, ऐसा मालूम होता है बंगला खाली पड़ा है, किसी भी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैंने कॉल बेल दोबारा बजाई। कहा, यहाँ के हर बंगले को देखकर यही महसूस होता है। इस बार कुछ इंतजार करने के बाद दूसरी तरफ से कदमों की चाप उभरी और एक मकामी स्याह फाम ने जेली खिड़की खोलकर बाहर झांका। उसने झटकेदार आवाज में कहा, क्या बात है, तुम्हें मालूम नहीं साहब लोग बाहर गया हुआ है। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। कहा, तुम यहाँ चौकीदार हो? उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा, नहीं माली, लेकिन तुम क्यों पूछता है? मैंने एक तवील सांस लेकर तहजीब की तरफ देखा। कहा, मेरा ख्याल है हम गलत जगह आ गए, चलो वापस चलते हैं। मैं और तहजीब वापसी के लिए पलटे ही थे कि उसने आवाज दी, सुनो, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि किससे मिलने आए थे। मैंने मुड़कर बड़ी सादगी से कहा, तुम्हारे साहब से, और साहब लोग बाहर गए हुए हैं, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। माली बोला, आप अपना नाम बताते जाएं, साहब लोग 2-4 रोज में वापस आए तो हम उनको बता देगा। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, मुझे अफसोस है दोस्त, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकूंगा। उसने कहा, मैं समझ गया, आप वही होंगे जिनके लिए साहब के सेक्रेटरी ने कहा था। और फिर खुश अखलाकी के मुजाहिरे पर उतर आया। बोला, आप लोग अंदर आ जाइए। तहजीब उसके बदले हुए रवैये पर शिश्तर रह गई थी और उसके अंदाज में झिझक पैदा हो गई थी। मैंने सरगोशी की, बेफिक्र होकर चलो, जो होगा देखा जाएगा। मेरे कहने पर तहजीब की झिझक कदरे कम हुई और वो मेरे साथ कोठी के अंदर दाखिल हो गई। वो शख्स जिसने खुद को माली जाहिर किया था, बड़े इत्मीनान से रविश पर हमसे आगे चल रहा था। फिर उसने बंगले का दरवाजा खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। हम उसके अक़ब में एक शानदार ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और फिर उसके इशारे पर बैठ भी गए। वो खुद भी बैठ गया था। मैं उसे गौर से देखे जा रहा था और वो किसी सोच में गुम था। अचानक उसने मुझे नाम से मुखातिब किया। आपने मेरे लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं मिस्टर अली। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, मैं खुद बहुत से मसाइल से 2-4 हो गया था डेविड। तहजीब चौंक पड़ी। मैंने कहा, लेकिन पहले तुम बताओ, शायद मैं तुम्हारा मसला हल कर सकूं। डेविड ने एक तवील सांस ली। बोला, मैं मोशे हावर्ड के ज़ेर-ए-ताब हूँ। मुझे फील्ड से हटा दिया गया है और मेरा जुर्म यह है कि मैंने तुम्हें यहाँ मौजूद एजेंटों की फहरिस्त फराहम कर दी थी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। कहा, तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि तुम ज़ेर-ए-ताब हो? तुम्हें फील्ड से ही तो हटाया गया है। वो बोला, तुम नहीं जानते, मोशे हावर्ड का तरीक़ाकार यही है। ज़ेर-ए-ताब आने वाले शख्स को सबसे पहले फील्ड से ही हटाया जाता है। मैंने कहा, ओह, मुझे अफसोस हुआ, खुसूसन इस वजह से कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया था, तुमसे कोई गलती सरजद नहीं हुई थी। फिर तुम क्यों ज़ेर-ए-ताब आए? डेविड रेयान ने हैरत से मुझे देखा। बोला, गलती तो बहुत दूर की बात है अली। मैंने तो अहकामात पर इस तरह अमल किया था जिस तरह कहा गया था। मुझे हुक्म मिला था कि हर तरह से अली के साथ ताउन किया जाए। तुमने जहां हमारे एजेंटों की फहरिस्त तलब की जो मैंने तुम्हें फराहम कर दी। अगर मैं इनकार कर देता तो मुझ पर अदम ताउन का इल्जाम आता। डेविड रेयान के अंदाज से कतई मालूम नहीं होता था कि जजीरे की तबाही और एजेंटों की गिरफ्तारी से वो बाखबर है। ये बात खासी हैरान कुन थी कि वो अब तक इतने बड़े वाकयात से बेखबर क्यों रहा। अगर वो वाकई बेखबर और ज़ेर-ए-ताब था तो उसने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया था? ये एक ऐसा मसला था जिसका जवाब खुद डेविड रेयान ही दे सकता था। मैंने कहा, तुमने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है डेविड। अब अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं किससे मदद तलब करूंगा? डेविड के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। बोला, मैं तो खुद अपने मुस्तकबिल की तरफ से फिक्रमंद हूँ। तुम्हें भला क्या बता सकता हूँ? मैंने कहा, तुम्हारी जगह खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती मिस्टर डेविड। यकीनन किसी और को तुम्हारी जगह काम करने के लिए मुकर्रर किया गया होगा। वो बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम अली। मुझे तो बस ये हुक्म मिला था कि फौरी तौर पर होटल छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो जाऊं और मैंने उसकी हर्फ बहर्फ तामील की। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तेवरियों पर बल डाले कहा, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? डेविड ने हैरत से कहा, मैंने बुलवाया है। फिर हंसने लगा। बोला, तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो अली। मुझे तो कुछ ही देर कबल फोन पर बताया गया था कि शायद तुम यहाँ आओगे और अगर तुम यहाँ आओ तो मुझे तुमसे किस तरह मिलना है। मैं सोच में पड़ गया। अब इस बात में शुबा नहीं रहा था कि मेरे गिर्द जाल बुना गया है।
मुझे पहले ही से इसका अंदाजा था और मैं चाहता तो इसमें उलझने से साफ बच निकलता, मगर मैं तो रैंडल हावर्ड को उलझाना चाहता था। अभी वो मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। डेविड के खिलाफ कार्रवाई से ये बात बहरहाल पाया सबूत को पहुंच गई थी कि रैंडल मेरी तरफ से मुतमईन नहीं था। मैंने कहा, यह तो बड़ा पेचीदा मामला है मिस्टर डेविड, इन हालात में हमें क्या कदम उठाना चाहिए? वो बोला, मैं क्या कह सकता हूँ अली, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम यहाँ किस तरह पहुंचे। मैंने कहा, सुबह टेरिस महल से निकलते ही मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया गया था। मैं तुम्हारे होटल पहुंचा जहां हम दोनों ने चाय पी। जब बिल आया तो उस पर यह पता टाइप किया हुआ था और आखिर में DR लिखा था। डेविड ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, और मुझे कानो कान खबर नहीं कि मेरे नाम से किस किस्म की पैगाम रसानी हो रही है। मैंने कहा, बहरहाल हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस किस्म के हालात में घिर गए हैं और अब हमारा आइंदा कदम क्या होना चाहिए। मैंने कहा, हम क्या कदम उठा सकते हैं अली? हमें तो वही करना होगा जिसका हमें हुक्म मिलेगा। मैंने तल्खी से कहा, खा उसका नतीजा हमारी मौत की सूरत में ही क्यों न निकले। माफ करना डेविड, मैं अपनी जिंदगी यूं दाव पर नहीं लगा सकता। डेविड बोला, तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है अली। जिस नजरिए के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का कोई इख्तियार नहीं है। मैंने कहा, मुझे तुमसे इख्तिलाफ है डेविड। मेरा नजरिया यह है कि आदमी से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे उसकी तलाफी करने का मौका भी मिलना चाहिए। गलतियां हम सबसे होती हैं और अगर खातिर खा मौका मिले तो आदमी अपनी कारकर्दगी को भी बेहतर बना सकता है। किसी को उसकी किसी गलती पर अगर सजाए मौत दे दी जाए तो क्या इस तरह किसी नुकसान की तलाफी हो सकती है? अगर नहीं तो फिर सजाए मौत का क्या जवाज है? डेविड ने एक ठंडी सांस ली। बोला, तुम्हारा मामला और है अली। हमने तो तंजीम के लिए जीने मरने का हल्फ उठा रखा है, हम मजबूर हैं। मैंने कहा, मगर मैं मजबूर नहीं हूँ डेविड, मैं जा रहा हूँ। तुम खुद ही अपनी जिंदगी के दुश्मन हो गए हो तो कोई और तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मेरे साथ साथ तहजीब भी उठ खड़ी हुई थी। मेरे इस तरह उठने पर डेविड के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए। उसने कहा, तुम्हें यहाँ बुलाए जाने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर रहा होगा। मैंने बेपरवाही से कहा, अगर मकसद होता तो अब तक सामने आ चुका होता या मुमकिन है अब सामने आ जाए। मैं वापसी के लिए पलट गया, लेकिन ऐन उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बजी और मैं रुक गया। डेविड ने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उससे रिसीवर लेकर कानों से लगाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ रैंडल खुद था।